स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, द मॉडर्न एज इन यूरोप रिनेजेंस। अब ये जो रिनेजेंस है, इसका मतलब होता है रीबर्थ, रिफॉर्मेशन। द टर्म रिजेनेंस मीन रीबर्थ। देखो आ ही गया कि इस शब्द का मतलब होता है रीबर्थ और रिवाइवल, यानी फिर से जीवित होना। It stands for complex transitional movement in Europe between medieval and modern times beginning in 14th century in Italy and lasting into 17th century। तो ये स्टैंड करता है किसके लिए? एक जटिल ट्रांजिशनल मूवमेंट है। ट्रांजिशनल मूवमेंट का मतलब है परिवर्तन वाला आंदोलन है यूरोप के अंदर था। कब? मेडिवल और मॉडर्न टाइम्स के बीच की बात हो रही है। और बिगनिंग हुई थी इसकी 14वीं शताब्दी से इटली में, और ये कब इसका एंड हुआ था, मतलब मॉडर्नाइजेशन हो गया 17th सेंचुरी में। It marked the revival of the freedom to think and act without being controlled by an external agency। और ये निशानदेह है कि रिवाइवल हुआ था, किसका? पुनर्जन्म हुआ था आजादी का, कि आप सोच सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड, यानी कि कोई आपको नियंत्रित नहीं कर रहा है, कोई बाहरी एजेंसी या संस्था आपको बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर रही है, रोक नहीं रही है। It was also a revival of the study of the ancient Greek and Roman classic। इसके अलावा ये रिवाइवल था, यानी रीबर्थ था किसका? स्टडी, जो पढ़ाई लिखाई है प्राचीन ग्रीक और रोमन क्लासिक्स की, उसकी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस वक्त में, मेनी रिमार्केबल चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप। बहुत सारे जो है कि रिमार्केबल मतलब निशानियां जिनको कह सकते हो, अच्छे खासे बदलाव आए यूरोप के अंदर, विच हैड देयर इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इनका प्रभाव दुनिया के इतिहास पर पड़ा। One of them was disintegration of the feudal system in Europe, which ushered in a new social and economic order। अच्छा, इसमें एक ये था डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब टूटा। किस कौन सा सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम यूरोप के अंदर, और जिसकी वजह से जो है एक नया जो है सामाजिक और जो है आर्थिक ऑर्डर आया। किसके अंदर? समाज के अंदर। अशर्ड का मतलब शुरुआत होती है, स्टार्टेड, ठीक है। और ये जो है मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा, और यही शुरुआत है, यही निशानी है, ये शुरुआत है इसका, कि शुरुआत हुआ एक आधुनिक युग की शुरुआत। कॉजेस ऑफ द रिनेजेंस। रिनेजेंस यानी रीबर्थ का क्या कॉज था, किस वजह से ये हुआ? पहली चीज है, पहला रीजन है कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा। Constantinople was the capital of the Eastern Roman Empire and was a center of Greek and Roman culture। ये जो जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये राजधानी थी किसकी? पूर्वी रोमन साम्राज्य की, और ये एक केंद्र हुआ करता था ग्रीक और रोमन संस्कृति का। इट हैड वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर, यानी कि यहाँ पे क्या था? हस्तलिपि थी। ग्रीक और रोमन लेखक जो है उनकी हस्तलिपि थी, बहुत ही वैल्यूएबल यानी कीमती। बट कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड ऑफ टर्क्स इन 1453। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, ये जो है कि हाथों में चला गया, तर्क के हाथों में चला गया 1453 में। Many Greek and Roman scholars were thus forced to shift to Rome and other part of Europe with their manuscript। अब यहाँ पे हुआ क्या? जब कब्जे में चला गया तुर्क के, तो बहुत सारे ग्रीक और रोमन जो विद्वान थे, उनको फिर जो है कि फोर्स हुआ कि भाई अब आप चले जाएं, हट जाएं यहाँ से, तो वो शिफ्ट कर गए, यानी अपनी जगह बदली। कहाँ से? रोम चले गए, और दूसरे हिस्सों में यूरोप के चले गए अपनी हस्तलिपि के साथ। रोम देन बिकेम द सेंटर ऑफ ग्रीक कल्चर। तो देखो, रोम में ये स्कॉलर्स आए ना, विद्वान, तो इसीलिए रोम क्या बन गया? केंद्र बन गया ग्रीक कल्चर का, ग्रीक संस्कृति का। दीज स्कॉलर्स वेयर जेनेसिस, men of liberal outlook, ह्यूमनिज्म एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये जो विद्वान थे ना, काफी ज्यादा जीनियस थे। इसके अलावा ये उदारवादी नजरिया रखते थे, इंसानियत थी और लॉजिकल थिंकिंग थी। वेरेवर दे वेंट, जहां कहीं भी ये जाते थे, दे स्प्रेड देयर न्यू स्पिरिट एंड आइडियाज। अपना जो है कि नया जो है कि स्पिरिट और अपने विचार जो है ये लोगों के अंदर डालते थे, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है मनोभाव, या फिर कह सकते हो भावना वगैरह, ये चीज स्पिरिट
और विचार। इन दिस वे दे रिवाइव द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टडी ऑफ ग्रीक फिलोसफी। और इस तरीके से इन्होंने पुनर्जीवित किया जो रुचि है लोगों के अंदर ग्रीक दर्शन शास्त्र को पढ़ने की, साइंस को पढ़ने की, विज्ञान को, कला को और साहित्य को, ये रुचि लोगों के अंदर इन्होंने पुनर्जीवित किया। द रिवाइवल ऑफ द लर्निंग ऑफ ग्रीक क्लासिक्स पाव्ड द वे फॉर रिनेसेंस। और ये जो पुनर्जीवित किया ये लर्निंग ग्रीक क्लासिक्स का, इससे क्या है रास्ता बना किसके लिए? रिनेसेंस के लिए, यानी जन्म के लिए, रिनेसेंस यानी रीबर्थ के लिए। किसके रीबर्थ के लिए? आपके यूरोप के। इसके बाद दूसरा रीजन है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म देखो क्या है। Feudalism was a system according to which the medieval European society was organized on the basis of land tenure. अब यहाँ पे feudalism क्या कह रहा है? feudalism कह रहा है कि जमीन के कार्यकाल के हिसाब से, जमीन के कार्यकाल के हिसाब से उसकी बुनियाद पे जो है समाज का वर्गीकरण था। कब? मेडिवल यूरोपियन समाज में। उस टाइम फ्यूडलिज्म यही कहता है। इन दिस सिस्टम, और ये सिस्टम है कैसा? जमीन का ये जो कार्यकाल वाला सिस्टम है। इन दिस सिस्टम ऑल पीपल, सारे लोग, फ्रॉम द किंग डाउन टू द लोवेस्ट लैंड ओनर वे आर बाउंड टूगेदर बाई ऑब्लिगेशन एंड डिफेंस। अब ये जितने भी हैं, राजा से लेके सबसे छोटे जो जमींदार वगैरह हैं वहां तक, ये सब आपस में बंधे हुए हैं कर्तव्य से और रक्षा से। द किंग यूज टू गिव स्टेट्स टू हिज लॉर्ड्स। अपने ये जो राजा है ना, ये स्टेट्स देता है किसको? अपने लॉर्ड्स को। स्टेट्स का मतलब होता है जागीर देना, ठीक है, लॉर्ड्स को देता है। हु वेयर नोन एज ड्यूक्स एंड अर्ल्स। और ये जो लॉर्ड्स है ना, इन्हीं को कहा जाता है ड्यूक्स एंड अर्ल्स। द लॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ देयर लैंड। अपना जो जागीर मिली, जो हिस्सा मिला, उसका एक हिस्सा जमीन का छोटे लेसर लॉर्ड या बैरन को दे देते थे, यानी उनके नीचे जो लॉर्ड्स हैं उनको दे देते थे, उनको बैरन भी कहा गया है। हु प्रोवाइडेड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। और ये बैरन क्या करते थे? ये इनको मिलिट्री सेना का सपोर्ट देते थे। द ड्यूक्स एंड अर्ल्स ओड एलिजेंस डायरेक्टली टू द किंग। अब ये ड्यूक और अर्ल्स दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लोगों का ना डायरेक्टली रिश्ता था, मित्रता थी किसके साथ? राजा के साथ। वेयर एज जो बैरोन्स हैं ओड एलिजेंस टू ड्यूक्स एंड अर्ल्स। और बैरन्स जो नीचे वाले हैं उनका रिश्ता किसके साथ था? ड्यूक्स एंड अर्ल्स के साथ था। देखो एकदम बिल्कुल सिक्वेंशियल आ रहा। द नाइट फॉर्म द लोअर कैटेगरी ऑफ फ्यूडल लॉर्ड। जो नाइट्स थे, लड़ाके, वो जो है कि लोअर कैटेगरी फ्यूडल लॉर्ड्स के बनाते थे, फॉर्म करते थे। द फ्यूडल लॉर्ड्स डिड नॉट कल्टिवेट देयर लैंड्स एंड गिव इट टू द पीजेंट फॉर कल्टिवेशन। अब ये जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो अपनी जमीन खुद से नहीं खनते थे, उपजाते थे, बल्कि वो जो है किसानों को दे देते थे खेती बाड़ी के लिए। द सोसाइटी हैड अ ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन in which there was hardly any chance for social mobility and progress. सामाजिक जो है ना ग्रेड के हिसाब से पूरा जो है संगठित थी, जिसमें कोई चांस ही नहीं था सामाजिक मोबिलिटी, यानी कि समाज में कोई मोबिलिटी आ सके, बदलाव आ सके, या समाज मूव कर सके, या कोई प्रोग्रेस आ सके समाज में। देखो इस हिरार्की से तुमको क्या समझ में आ रहा? किंग है, फिर उसके बाद लॉर्ड्स हैं, फिर उसके बाद देखो वेसल्स टू लॉर्ड्स हैं, मिलिट्री सर्विस वगैरह यही सब दे रहे हैं, फिर इनके नीचे भी कौन है? पीजेंट वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा हिरार्की बना हुआ था कि कोई सामाजिक चेंज मतलब होने से रहा, कोई विकास। इट वॉज ऑल्सो अपोज टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ राइट। और ये मुखालिफ था, मतलब बिल्कुल खिलाफ था, किसके? आजादी के खिलाफ था और समानता के, अधिकार के, समानता के खिलाफ था। हाउएवर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये जो फ्यूडलिज्म है जिसकी बात हम लोगों ने यहाँ पे की, वो जो है खत्म हुआ, डिक्लाइन हुआ, कम हुआ। डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे समाप्त होना। 13 एंड 14 सेंचुरी में प्रोवाइडेड एन इम्पेटस। क्या प्रोवाइड किया? ये इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा, टू फ्री थिंकिंग। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिली और लोगों ने जो है कि खुले विचार से सोचना शुरू किया। द पीस एंड फ्रीडम दैट प्रिवेल्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म फेवर्ड द ग्रोथ ऑफ न्यू लर्निंग। अब ये जो शांति और आजादी प्रचलित हुई फ्यूडलिज्म के खत्म होने के बाद, इससे जो है एक नया जो है लर्निंग कह सकते हो कि मतलब सीखने को नया जो है विकसित हुआ, सीखने का दौर, मतलब लोग सीखने लगे। इट लीड टू द न्यू डेवलपमेंट। और इससे जो है कि नया नया विकास होने लगा इन द स्फीयर, मतलब क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ रिनेसेंस। अब देखो इतनी लर्निंग आएगी, इतनी समझ आएगी
ग्रोथ होगा न्यू लर्निंग का, नए तरीके से लोग सीखना चालू करेंगे सीखना, और आजादी भरी सोच होगी तो क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो इसी ने योगदान दिया किसको, रिनेसेंस को। न्यू ट्रेड रूट, नया व्यापार का जो है रास्ता वगैरह मार्ग मिला। द नेविगेटर ऑफ पोर्तुगल, नेविगेटर वो जो नेविगेट करते हैं, रास्ता वगैरह देखते देखते खोजते हैं, ऑफ पोर्तुगल एंड स्पेन, ये जो नेविगेटर थे पुर्तगाल के और स्पेन के, प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरिंग न्यू ट्रेड रूट। तो इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। जो भी नेविगेटर थे पुर्तगाल के, स्पेन के, नेविगेटर मतलब क्या करते हैं, ये रास्ता ही ढूंढते हैं, तो इन्होंने खोज किया एंड एक्सप्लोर किया और डिस्कवर किया है। इन लोगों ने खोजा नया नया जो है कि मार्ग खोजा व्यापार के लिए। Constantinople fell into the hands of Turk in 1453 and the trade route between the west and east were closed। जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा हो गया 1453 में, तो जो व्यापार का रास्ता था वेस्ट और ईस्ट के बीच में वो बिल्कुल बंद हो गया। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से द यूरोपियन ट्रेडर एंड नेविगेटर फेल्ट द नीड फॉर डिस्कवरिंग न्यू सी रूट। और इसकी वजह से जो यूरोप के व्यापारी थे, ट्रेडर थे और जो नेविगेटर थे, उन्होंने ये महसूस किया कि भाई अब कोई नया रास्ता निकालना चाहिए। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ऑफ पोर्तुगल डिस्कवर्ड सी रूट टू अफ्रीका। प्रिंस हेनरी जो कि राजकुमार है, अरे सॉरी राजकुमार कह रहा हूँ, प्रिंस का नाम प्रिंस हेनरी नाम है, और ये जो है नेविगेटर है पुर्तगाल का, इसने खोजा एक समुद्री रास्ता अफ्रीका के लिए। बार्थोलोमे डियाज was successful in reaching Cape of Good Hope at the southernmost point of Africa। ये दूसरा नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। ये कामयाब हुए थे केप ऑफ गुड होप पहुंचने पे, और ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे, साउदर्न मोस्ट यानी कि दक्षिण का सबसे आखिरी बिंदु है अफ्रीका का। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, और देखो यही समय है कि जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। In 1498, Vasco da Gama sailed as far as India। Ferdinand Magellan made a voyage around the world and reached a vast ocean which he called the Pacific Ocean। और ये वही वक्त रहा 1498 का जब वास्को डी गामा जो है कि इंडिया आए और जो है समुद्री यात्रा की पूरी दुनिया के चारों तरफ, और एक बड़े जो है समुद्र के बाद पे इन्होंने यात्रा की जिसको कि इन्होंने नाम दिया था पैसिफिक ओशियन। ड्यू टू दिस डिस्कवरीज, इन खोज की वजह से कॉन्टैक्ट बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, पश्चिम और पूरब के बीच में जो है कि अब मिलाप होने लगा, कांटेक्ट होने लगा, बिगेन टू डेवलप एंड देयर वाज अ फ्यूजन ऑफ आइडियाज। और आपस में जो विचार है वो फ्यूज करने लगे यानी मिलने लगे एक दूसरे के साथ। The opening of new trade route not only encouraged trade but also created the spirit of adventure and broadened the mental horizon। अब नया रास्ता मिला किसका, व्यापार करने के लिए, तो इसकी वजह से लोग प्रोत्साहित हुए व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि जो भावना है एडवेंचर की वो भी बढ़ी, और जो मेंटल मानसिक क्षितिज भी है वो भी बढ़ा। मेंटल हॉरिजॉन, हॉरिजॉन का मतलब कि एक विकसित दिमाग से जो है, और अरे मतलब एक कन्फाइंड सोच से और ज्यादा ये आगे बढ़े। ब्रॉडेंड मतलब और बढ़ी इनकी सोच, मेंटल हॉरिजॉन इनका और बढ़ा, मानसिक क्षितिज बढ़ा। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, भावना आई पूछताछ की। इन द मेडिवल एज, मेडिवल युग में ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, जितनी भी गतिविधियां थी इंसानों की, मेंटल एंड फिजिकल, शारीरिक और मानसिक, वेर कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ पोप एंड चर्च। वो नियंत्रित की जा रही थी, किससे, कौन नियंत्रित कर रहा था, पोप पादरी नियंत्रित कर रहा था और चर्च नियंत्रित कर रहा था, ये आधिकारिक थे। द ह्यूमन माइंड वॉज वर्चुअली नॉट अलाउड डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग। असल में जो इंसानी दिमाग है उसको विकसित होने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था कि वो आजाद ख्याल से कुछ सोच सके। But a number of scholars discarded the ideas of medieval and developed a spirit of inquiry and a sense of curiosity among the people। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इसको जो है कि नकारा, और जो विचार है नकारा किसको, जो आइडिया है मेडिवल के टाइम के उसको, और विकसित किया भावना, पूछताछ की, और सेंस क्यूरियोसिटी की, उत्सुकता की लोगों के बीच में। They taught human being to know the why and how of the things। उन्होंने लोगों को सिखाया कि आप सवाल करें, जानें
कि कोई चीज क्यों है, एंड हाउ यानी क्यों और कैसे है चीजें। They did not regard anything as correct merely because the theologies of church had regarded it as correct. किसी चीज को वो बस ऐसे ही सही नहीं कह देते थे कि हाँ धर्मशास्त्र जो चर्च का है वो इसको सही कहता है तो ये चीज सही है। They questioned the authority of the church. चर्च की जो अथॉरिटी है, जो आधिकारिक है, जगह है, उसको क्या करते थे ये लोग, सवाल उठाते थे उसके ऊपर, अथॉरिटी पे चर्च के। They wanted a transition from faith to reason. ये एक ट्रांजिशन चाहते थे, यानी एक परिवर्तन चाहते थे फेथ यानी कि जो ये बिलीव करते हैं वहां से रीजन तक, कारण तक, कि भाई जो फेथ है उसके लिए कारण हमको चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, और इसके साथ साथ अनुभव भी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन, अनुभव के साथ साथ ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, कि मतलब हम इसको जानना चाहते हैं अच्छे तरीके से, है ना। जो फेथ है हमारा तो क्यों है, उसके लिए कारण क्या है। The following were the factor which were responsible for the development of spirit of inquiry. तो ये जो निम्नलिखित घटक दिए गए हैं जो जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से भावना पूछताछ की लोगों के अंदर विकसित हुई। तो इसमें है पहला, रोल ऑफ ओरिजिनल थिंकर। ड्यूरिंग द मेडिवल एज के टाइम में द चर्च डिस्करेज्ड ओरिजिनल थिंकिंग एंड कॉल्ड अपॉन स्कॉलर टू पुट फेथ इन चर्च डॉगमास। अब यहाँ पे कह रहा है कि चर्च डिस्करेज करता था, मतलब एक होता है प्रोत्साहित करना, एक होता है डिस्करेज करना। नहीं नहीं, ओरिजिनल थिंकिंग जो है उसको डिस्करेज करते थे और कॉल्ड अपॉन स्कॉलर्स, और कहते थे स्कॉलर्स को टू पुट फेथ इन द चर्च डॉगमास, और विद्वानों से कहा जाता था कि आप फेथ रखें किसके अंदर, चर्च डॉगमास। डॉगमास का मतलब होता है सिद्धांत, चर्च के जो सिद्धांत है उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है। However, original thinking could not be suppressed for a long time, and certain bold and independent thinkers criticized the church and asked the people to develop their own thinking. किसी तरीके से जो ओरिजिनल यानी जो असल सोच है उसको दमन नहीं किया जा सकता लंबे समय तक के लिए, और जो है निश्चित तौर पे कुछ बोल्ड और इंडिपेंडेंट आजाद सोचने वाले आए और उन्होंने क्या किया, आलोचना की चर्च की, और पूछा लोगों से कि आप विकसित करिए अपना खुद का थिंकिंग। कहा लोगों से कि आप थिंकिंग जो अपनी सोच है खुद से डेवलप करिए, विकसित करिए। थिंकर्स लाइक रॉगर बेकन, एबिलेल्ड, थॉमस एक्विनस रिवोल्यूशनाइज्ड, इन्होंने जो है कि क्रांतिकारी तरीके से क्रांतिकारी बना दिया जो थॉट प्रोसेस, जो सोचने का तरीका है उसको, एंड लेड स्ट्रेस ऑन रीजनिंग, और दबाव दिया, जोर दिया किस पे, रीजनिंग पे, कारण पे। दीज ओरिजिनल थिंकर्स वेर कॉल्ड फोर रनर ऑफ रेनेसेंस। ये जो है अग्रगामी थे किसके, रेनेसेंस के, यानी कि पुनर्जन्म के। क्रूसेड्स, द क्रूसेड्स वेर द रिलीजियस expeditionary wars with the goal of restoring the church access to holy places in and near Jerusalem. ये जो क्रूसेड था, ये क्रूसेड क्या था, ये रिलीजियस यानी कि धार्मिक अभियान था जंग का, और ये किस गोल के साथ था, ये उद्देश्य ये था कि जो चर्च का एक्सेस है होली प्लेसेस के लिए उसको रिस्टोर करना। कहाँ पे, जेरूसलम में और आसपास जेरूसलम के। They brought the people of Europe into direct contact with the people of Asia. तो ये लोग जो है ना यूरोप के लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट में लेके आए एशिया के लोगों के साथ। The Crusades brought to Western Europe ideas from the East. अब ये जो क्रूसेड्स हैं, क्रूसेड्स को मतलब होता है धर्म युद्ध वाले, या कह सकते हो जिहादी, एक लफ्ज में कहा जाता है उनके। तो क्रूसेडर को जिहादी बोलते हैं, धर्म युद्ध करने वाला। तो इनको लाया गया वेस्टर्न यूरोप आइडियाज फ्रॉम द ईस्ट, ये लेके आए वेस्टर्न यूरोप आइडियाज ईस्ट से। इट वाइडेंड देयर आउटलुक, और इससे ना उनका नजरिया जो है बढ़ा और बढ़ा ऑन लाइफ, जिंदगी के ऊपर। पीपल बिगेन टू रिलाई ऑन रीजन रेदर देन ऑन ब्लाइंड फेथ। अंधविश्वास से लोग हटे और कारण के ऊपर लोग जो है अब ज्यादा ध्यान देते थे और उसके ऊपर बिलीव करते थे। कोई चीज है तो उसके पीछे कारण। डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन द एज ऑफ फेथ, जब फेथ का युग चल रहा था, साइंस विज्ञान का, देखो यहाँ पे कॉमा है तो ये ब्रेक है, जैसे बिलीफ है, फेथ है, भरोसा है ना, कि भरोसा होता है, तो उस समय विज्ञान के पास ना वे हैड लिटिल स्कोप फॉर डेवलपमेंट। तो ऐसे में विज्ञान विकसित नहीं हो सकता, बहुत कम स्कोप होता है। कब, जब आप जो है कि ऐसे युग में जी रहे हो जब सिर्फ फेथ चल रहा है, मतलब भरोसा, हाँ भाई होता है तो होता है, मान लो मान लो।
But certain medieval scholars showed a scientific attitude and asked their student to observe things in nature. लेकिन कुछ मेडिवल टाइम के जो विद्वान थे उन्होंने जो है कि एक वैज्ञानिक रवैया दिखाया और बच्चों को कहा, स्टूडेंट को, अपने बच्चों को कहा, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, कि आप चीजों को देखो और समझो प्रकृति को। दिस ब्रॉट इन मेनी न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें ईजाद हुई, इन्वेंट हुई और खोज हुई। डेवलपमेंट ऑफ साइंस क्रिएटेड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड साइंटिफिक टेम्पर। अब ये जो विकास हुआ विज्ञान का, इसकी वजह से लोगों के अंदर जो है पूछताछ की भावना आई और लोग जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है कि सोचने समझने लगे। रॉगर बैकन कंटेम्पलेटेड द यूज ऑफ हॉर्सलेस कैरेजेस एंड फ्लाइंग मशीन। तो रॉगर बैकन जो है, इन्होंने विचार दिया किसका, कि यूज किया जाए हॉर्सलेस कैरेजेस का, यानी कि बिना घोड़े के कैरेजेस वगैरह, और फ्लाइंग मशीन का, उड़ने वाली मशीनों का। कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो कॉपरनिकस ने यह साबित किया कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ घूमता है। गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। These invention broadened the mental outlook of people and put an end to the old belief and tradition. पुरानी परंपरा, पुरानी भावना धारणा खत्म हो गई इस इजाद के साथ। लोगों का जो नजरिया है, आउटलुक मतलब नजरिया, लोगों का बिल्कुल मेंटल, मानसिक नजरिया वो काफी ज्यादा बढ़ा। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। The first printing press was set up in Germany by Gutenberg in middle of the 15th century. 15वीं शताब्दी के बीच में गटनबर्ग में, जर्मनी में, ये गटनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया गया। लेटर ऑन कैक्सटन इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंग्लैंड। ये नाम है कैक्सटन, इसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को। The invention of printing press in the middle of the 15th century in Europe made it possible to produce books in large number. अब ये जो इजाद हुआ प्रिंटिंग प्रेस, इसकी वजह से 15वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर ये पॉसिबल हो गया, मुमकिन हो गया कि ढेर सारी किताबों को एक साथ प्रिंट किया जा सके। द बाइबल एंड मेनी अदर रिलीजियस एंड क्लासिकल बुक्स वेयर प्रिंटेड एंड मेड अवेलेबल ऑल ओवर यूरोप। बाइबल है और दूसरी कई सारी धार्मिक किताबें हैं और काफी जो है उत्कृष्ट किताबें, जो है क्लासिकल किताबें, वो सब इसमें छापी गई और इसको अवेलेबल यानी लोगों तक पहुंचाया गया पूरे यूरोप में। द प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड नॉलेज फार एंड वाइड। तो प्रिंटिंग प्रेस क्या कर रहा था, फैला रहा था नॉलेज को काफी दूर दूर तक। स्कॉलर फाउंड इट इजियर टू रीड प्रिंटेड बुक्स देन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि हस्तलिपि से ज्यादा आसान क्या है, किताबें जो छपी हुई हैं उनको पढ़ना। इन द मिडिल एजेस बुक वेयर फ्यू एंड दे वेयर बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मिडिल युग में था क्या, मध्य युग में था ये कि किताबें बहुत कम थी और वो आम आदमी तक पहुंचने में नाकाम थी, आम आदमी के हाथ में किताब ही नहीं होती थी। द प्रिंटिंग प्रेस इनेबल्ड यूरोप टू मल्टीप्लाई बुक्स एंड पुट देम विद इन द रीच ऑफ पीपल। अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसी की वजह से मुमकिन हो पाया कि कई सारी किताबें वो प्रिंट की जा सकी और लोगों तक उसको पहुंचाया जा सका। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स influenced people's attitude to life and brought about a new awakening in Europe. अब ये जो प्रिंटिंग था, छपाई था और लोगों के बीच में जो ये वितरण हो रहा था किताब, इसकी वजह से लोगों का रवैया काफी प्रभावित हुआ जिंदगी की तरफ और इसकी वजह से एक नया जागरण जो है, अवेकनिंग आया, किसमें, यूरोप देश में। अवेकनिंग का मतलब होता है जागरण, जागरण। इसके अलावा है प्रिंसिपल्स ऑफ रिनेसेंस। अभी ये देखो सिद्धांत क्या है रिनेसेंस के। द रिनेसेंस वाज नॉट अ सडन और स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट। ये जो रीबर्थ है ना, ये ऐसा नहीं स्पॉन्टेनियस है मतलब तुरंत आ गया, एकाएक हो गया, विकसित हो गया। इट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन बिलीफ। ये जो है कि कुछ बिलीफ के ऊपर बेस्ड था, ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इट हैड सर्टेन फीचर विच टच डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसमें कुछ विशेषताएं थी जो कि छूती थी अलग अलग जिंदगी के हिस्सों को। द कॉमन पीपल, द एरिस्टोक्रेट, द किंग एंड इवन द पोप वेयर अफेक्टेड बाय इट। जो कॉमन यानी आम आदमी थे, एरिस्टोक्रेट अमीर लोग, कुलीन वर्ग था, और जो राजा था और इवन पोप वगैरह, ये सब इससे जो है कि प्रभावित हो रहे थे।
ह्यूमनिज्म, इंसानियत, ह्यूमनिज्म वाज रिगार्डेड एज द मोस्ट रिमार्केबल फिनोमिना ऑफ रेनेसांस। ये ह्यूमनिज्म जो है ना, इसको माना गया है कि ये सबसे ज्यादा जो है निशानदेही वाला जो है कि ये फिनोमिना है, घटना है रेनेसांस के लिए। इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। और ये किसका फल था? प्रोडक्ट मतलब फल था किसका? ये जो शिक्षा फैली थी और लर्निंग फैला था उसका। द वर्ड ह्यूमनिज्म was derived from the Latin word studia humanitatis। ये कहाँ से लिया गया है? ह्यूमनिज्म ये लिया गया है लैटिन वर्ड से जिसका नाम है स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस, और द स्टडीज ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानों का ये इंसानों की पढ़ाई। बेसिकली इट मीन अ डिसिसिव शिफ्ट। डिसिसिव मतलब होता है निर्णायक, यानी कि फैसला लिया हुआ। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? बुनियादी फैसला लिया हुआ, डिसिसिव शिफ्ट इन कंसर्न फॉर ह्यूमन, है ना, किसके चिंता में, इंसानों की चिंता में, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिवाइन मैटर, कि वो चीज अलग है डिवाइन मैटर से, यानी अलौकिक चीजें जो हैं उससे अलग है इंसान। ह्यूमनिज्म एक्सटोल्ड मैन, एक्सटोल्ड का मतलब होता है प्रशंसा करता है इंसान की, एंड स्ट्रेस्ड हिज एसेंशियल डिग्निटी, और उसके लिए जो एसेंशियल जरूरी आत्मसम्मान है उसके ऊपर ये जोर देता है, यानी अलौकिक से अलग है। ठीक है, देख रहे हो ना? It was centered on the man of flesh and blood with all his earthly joys and sorrow। और ये केंद्रित है किसकी तरफ? मैन ऑफ फ्लेश, यानी कि जो मांस का बना हुआ इंसान है, और ब्लड का, विथ ऑल हिज अर्थली जॉयज, यानी कि वो जो भी धरती के ऊपर जो है सुख भोग रहा है और जो दुख है, इसके ऊपर ये केंद्रित था ह्यूमनिज्म। इट अपोज्ड रिलीजियस एसेटिज्म। ये जो है ना वैराग्य, जो धार्मिक वैराग्य है, इसको अपोज करता था, यानी इसके खिलाफ था। मतलब लेके कहीं पे कमंडल लेके निकल गए, पहाड़ी पे बैठ गए, उसको ये बिल्कुल अपोज करता था। इट डिफेंडेड मैंस राइट टू प्लीजर एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ अर्थली डिजायर एंड रिक्वायरमेंट। ये डिफेंड करता था इंसान के अधिकार को, कि जो है इंसान को अधिकार है प्लेजर का, यानी कि खुशी का, और सेटिस्फेक्शन संतुष्टि का। और कौन सी संतुष्टि? जो भी अर्थ के ऊपर जो भी ख्वाहिशें वगैरह हैं, जो भी उसकी जरूरतें हैं, उन सबका ये क्या करे? भोग करे। द ह्यूमनिस्ट लुक डीप इनटू द एंशिएंट क्लासिक फॉर आइडिया ऑन ह्यूमनिज्म लाइक दोज ऑफ प्लेटो, वर्जिल, एरिस्टोटल, सिसेरो एंड क्विंटिलियन। जो ह्यूमनिस्ट थे, यानी जो इसके बारे में पढ़ रहे थे, ये जो है बिल्कुल गहराई से देख रहे थे प्राचीन उत्कृष्ट विचार किसके ऊपर? इंसानों के ऊपर, ह्यूमनिज्म के ऊपर, जैसे कि प्लेटो ने दिया है, वर्जिल, एरिस्टोटल, ये सब भी जो है कि विद्वान रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी बात जो है कि कही है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म, यानी कि महिमा गान किसका? इंसान का। द रिनेजेंस स्कॉलर एंड आर्टिस्ट ग्लोरिफाइड ह्यूमन बॉडी। तो ये जो रिनेजेंस के एक स्कॉलर विद्वान थे पुनर्जन्म के, ये लोग क्या कर रहे थे? ये आर्टिस्ट वगैरह ये महिमा गान कर रहे थे इंसान के बॉडी का। देयर वर्क वेयर परमिएटेड, परमिएटेड का मतलब होता है रिसना, तर करना। इनका जो काम है वो तर कर रहा था विद द फेथ, भरोसे के साथ, दैट अ मैन विद एन एक्टिव माइंड, की अगर इंसान जो है एक्टिव माइंड के साथ है और बॉडी के साथ है, तो वॉज कैपेबल ऑफ नोइंग एंड कंट्रोलिंग, नोइंग एंड कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। तो बहरहाल इसका मतलब यही है, परमिएटेड का मतलब होता है भीगना या वो भिगाना, रिसना, तर करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनका काम, जो इनका काम था वो जो है कि तर कर रहा था, किसके साथ तर हो रहा था? फेथ के साथ, कि जो इंसान है उसका एक्टिव माइंड और बॉडी जो है वो सीखने के योग्य है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है पूरी दुनिया को, ऑफ परफॉर्मिंग मिरेकल्स, यानी कि जादू वगैरह कर सकता है, एंड फैशनिंग इन हिज ओन हैप्पीनेस, और वो जो है क्या कर सकता है? अपनी खुद की खुशी को फैशन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो फैशनिंग जो वर्ड आया ना, तो फैशनिंग का मतलब क्या होता है? फैशनिंग का यहाँ पे मतलब होता है आकार देना। क्या मतलब होता है? आकार देना। तो वो आकार दे सकता है अपनी खुद की खुशियों को। दिस स्पिरिट, ये जो भावना है इंसानियत की, ह्यूमनिज्म की, फाउंड एक्सप्रेशन बी इन द न्यू आर्ट एंड लिटरेचर। तो इसको जो है कि अच्छा खासा ये जो है एक्सप्रेशन मिला नए कला और साहित्य में। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। The Renaissance artists took their subject from the Bible but portrayed the human form in all its earthly beauty and vigor। वाइगर का मतलब होता है ताकत, ब्यूटी का मतलब तो मालूम है खूबसूरती।
तो जो रिनेसेंस के आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, इन्होंने अपना विषय कहाँ से लिया? बाइबल से ही लिया, लेकिन इसको चित्रित किया ह्यूमन फॉर्म, इंसानी फॉर्म में, इंसानी तरीके से, इन ऑल इट्स, पूरे के पूरे अर्थली ब्यूटी, यानी कि जो धरती की खूबसूरती है और ताकत है उसके साथ। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, the Renaissance humanists believed in limitless potentialities of man, but they also did not forget the past। ये जो Renaissance वाले ह्यूमनिस्ट थे, ये भरोसा किसके ऊपर करते थे? ये मानते थे कि जो इंसान है उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत है ना, बहुत ही कुशल है, पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ वो भूलते भी नहीं थे पास्ट को, यानी कि जो पीछे गुजरा। The spirit of inquiry extended from scientific inquiry into nature, exploration and expedition to probe मतलब होता है जांच करना, into every realm का मतलब होता है क्षेत्र of knowledge। ये जो भावना आई थी पूछताछ की, ये फैली विज्ञान से कहाँ फैली? प्राकृतिक में भी फैली। प्राकृतिक के अलावा ये लोग एक्सप्लोर करने लगे, खोज करने लगे, अभियान करने लगे, ताकि ये क्या कर सके? जांच कर सके हर एक क्षेत्र में, नॉलेज के हर एक क्षेत्र में जांच कर सके। इट प्रूव टू बी द प्रिंसिपल कॉज ऑफ रिनेसेंस, और ये ने जो है कि मुख्य जो है कि प्रिंसिपल कॉज था किसका? रिनेसेंस का, यानी कि पुनर्जन्म का। बिगनिंग ऑफ द रिनेसेंस, शुरुआत देखते हैं। द रिनेसेंस फर्स्ट बिगेन इन इटली एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रिनेसेंस है, बदलाव है, ये शुरू हुआ कहाँ पे? इटली में शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैला। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और कुछ कारण है जिसकी वजह से ये फैला। इटली वॉज द सीट ऑफ ग्लोरियस रोमन एम्पायर एंड ऑल द हिस्टोरिकल रिमेन एंड रिलिक ऑफ रोमन आर फाउंड देयर। इटली ये जो था, ये क्या था? सीट था, मतलब की गद्दी थी किसकी? ग्लोरियस रोमन, यानी कि महिमा पूर्ण जो है कि रोमन साम्राज्य की, और जितनी भी ऐतिहासिक अवशेष वगैरह हैं यहाँ पे, वो सारे मिलते हैं रोमन्स के, इटली में ही। These attracted a number of scholar and artists, तो बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह जो हैं, कलाकार और बहुत सारे विद्वान जो हैं कि यहाँ पे अट्रैक्टेड हुए। As a result of fall of Constantinople in 1453, a large number of Greek scholar and thinker migrated to Italy along with their original manuscript and art treasure। अब जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में तर्क के हाथों में चला गया, तो ऐसे में जो ग्रीक विद्वान थे और सोच वाले थिंकर्स थे, वो जो है कि मूव कर गए, माइग्रेट कर गए इटली को, अपने जो है कि ओरिजिनल असल हस्तलिपि जो उनकी थी और जो भी कला का खजाना वो रखे थे, उसके साथ वो इटली चले गए। These scholar not only instilled a spirit of, instilled का मतलब होता है पैदा करना, spirit of inquiry and enthusiasm among the people of Italy, but also encourage a large number of Italian artists and men of letters to produce masterpieces of art and literature। मैन ऑफ लेटर्स यानी कि जुबान का पक्का वाला आदमी। तो ये जो विद्वान थे, न कि सिर्फ इन्होंने पैदा किया भावना पूछताछ की और इंथुजियाज्म की लोगों के बीच में, इटली के लोगों के बीच में, बल्कि उनको प्रोत्साहित भी किया ढेर सारे इटालियन कलाकार को और लोगों को जो जबान के पक्के थे, ताकि वो प्रोड्यूस कर रहे बनाए मास्टरपीस, एकदम नमूना कला का और साहित्य का। The enormous wealth which Italy had accumulated as a result of trade with East also contributed to the rise of Renaissance। ढेर सारा इनॉर्मस, बहुत सारा जो है खजाना जो इटली ने जमा कर रखा था व्यापार करके पूर्व के साथ, उसने भी जो है कि बहुत योगदान दिया रिनेसेंस में, यानी कि परिवर्तन, ये जो पुनर्जन्म है। द वेल्दी मर्चेंट ऑफ इटली पैट्रोनाइज्ड द आर्टिस्ट एंड लिटरेरी फिगर and used their wealth for revival of classical culture and literature। जो अमीर व्यापारी थे इटली के, उन्होंने संरक्षण दिया कलाकारों को और साहित्य को, जो फिगर वगैरह चित्र है उसको, और यूज किया अपने खजानों को, वेल्थ को, ताकि जो है कि रिवाइव किया जा सके, यानी फिर से जीवित किया जा सके जो क्लासिकल संस्कृति है अपनी और साहित्य है उसको। एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रूसेड्स की बात करा, वही जिहादी। तो क्रूसेड्स के रिजल्ट में और ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन जो खोजबीन चल रही थी, द इटालियन केम इनटू कांटेक्ट विद ईस्ट, तो इटालियन जो थे वो कांटेक्ट में आए, टच में आए ईस्ट के पूर्वी लोगों के। दिस ग्रेटली ब्रॉडेंड देयर विजन एंड प्रोवाइडेड एन इम्पटस टू रिनेसेंस। अब इसने क्या किया?
इसने जो है कि उनकी सोच को, उनके विजन को और ज्यादा बढ़ाया और प्रेरणा दी। किसके लिए? रेनेसेंस के लिए। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा। इम्पैक्ट ऑफ रेनेसेंस यानी कि क्या प्रभाव पड़ा रेनेसेंस का? द रेनेसेंस हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर्ट। यानी कि ये जो बदलाव है, जो पुनर्जन्म है, इसका बहुत ही ज्यादा जो है कि प्रभाव पड़ा हर एक हिस्से में जिंदगी के, कला में भी, साहित्य में भी, दर्शन शास्त्र में भी, विज्ञान में भी और धर्म में भी, एटसेट्रा। It was due to the spirit of Renaissance that significant trait emerged in the realm of art, thought and literature. ये भावना जो जागी है रेनेसेंस की, ये इसी की वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि सिग्निफिकेंट लक्षण जो है कि इमर्ज हुए, यानी कि पैदा हुए। किस क्षेत्र में? आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सोच के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। आर्ट की बात करें तो रेनेसेंस डिड नॉट मेयरली लेड टू रीबर्थ। रेनेसेंस ने सिर्फ न ही की रीबर्थ किया, पुनर्जन्म किया लर्निंग का, बट ऑल्सो टू द रीबर्थ ऑफ आर्ट, लेकिन कला का भी पुनर्जन्म हुआ। ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स में द पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स सर्व्ड एज टूल फॉर प्रोपेगेटिंग रिलीजन। जो कला थी और जो मूर्ति कला थी, स्कल्पचर वगैरह, ये जो है कि एक औजार की तरह काम किए कि जिससे प्रचार हुआ धर्म का। Even the color which the painter used were strictly regulated. जो रंग इस्तेमाल करते थे पेंटर, उसको नियंत्रित किया जाता था स्ट्रिक्टली, कठोरता से। However, the artists of the Renaissance period refused to abide by medieval rules and tradition. तो ये मेडिवल टाइम्स की बात हो रही थी जब स्ट्रिक्टली रेगुलेट हो रहा था कलर, लेकिन जो आर्टिस्ट यानी कलाकार थे रिनेसेंस टाइम के, वो लोग क्या करते थे? इसको इनकार करते थे कि हम इसके साथ बंधे नहीं रहेंगे, जो मेडिवल रूल्स वगैरह है उसके साथ और उस परंपरा के साथ। यानी ये अपने मनमानी इन लोगों ने इस्तेमाल किया, जो कलर चाहा। दे अडॉप्टेड न्यू आर्टिस्टिक मेथड सच एज फ्रेस्कोस। अब इन लोगों ने ना नया नया जो है कि कलाकारी का जो है कि वो तरीका जो है निकाला, जैसे कि फ्रेस्कोस फॉर वॉल पिक्चर्स। फ्रेस्कोस का मतलब होता है भित्ति चित्रण, इसको बोलते हैं। ये दीवारों पे की जाती है ना, इसको कहते हैं फ्रेस्कोस फॉर वॉल पिक्चर्स। ऑयल कलर और वुड कट, यानी कि ऑयल कलर समझ ही सकते हो, और वुड कट्स यानी लकड़ी के ऊपर तराशना। दे स्टडीड ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स वही शीशा वगैरह पढ़ना, एंड ज्योमेट्री भी पढ़ा, एंड यूज्ड देयर नॉलेज, और अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया टू डेवलप, विकसित करने के लिए पर्सपेक्टिव इन देयर पेंटिंग, यानी कि संभावना, दृष्टिकोण अपने जो है कि पेंटिंग्स में विकसित करने के लिए। दे ऑल्सो स्टडीड ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी भी इन्होंने पढ़ा, तो फाइंड द मैकेनिज्म अंडरलाइन जेस्चर एंड एक्सप्रेशन, की जो भी इशारे वगैरह हैं, जो भी एक्सप्रेशन वगैरह हैं उसके अंदर, उसको जानने के लिए जो है इन्होंने एनाटॉमी भी पढ़ी। पेंटिंग, द रिनेसेंस पेंटर्स established very high standard and produced some of the greatest painting of the time। तो ये जो रिनेसेंस रिबर्थ वाले पेंटर्स हैं, इन्होंने जो है कि बहुत ही उत्कृष्ट हाई लेवल की पेंटिंग वगैरह प्रोड्यूस की, और उसमें से कुछ महान पेंटिंग सही हैं अपने समय की। दे वेर एबल टू शो देयर टैलेंट, वो अपना जो हुनर है वो दिखाए, विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, बिना रिस्ट्रिक्ट हुए, बाय द रिजिड रूल ऑफ द चर्च। चर्च का क्या था ना, रिजिड रूल था, नियम कानून थे ठोस, तो उससे ये लोग बाइंड नहीं हुए, इससे हटके इन्होंने अपने आजादी के साथ दिखाया अपनी कला को, अपने हुनर को। दे हैड अ ह्यूमनिस्टिक सेकुलर अप्रोच, यानी इंसानियत वाला धर्मनिरपेक्ष इनके अंदर जो है कि अप्रोच था, रवैया था। एंड प्रोड्यूस्ड हाईली आर्टिस्टिक एंड लाइफ लाइक पेंटिंग, और बहुत ही ज्यादा कलात्मक और जो है कि जिंदा दिल इन लोगों ने जो है पेंटिंग बनाई। सम ऑफ द प्रोमिनेंट पेंटर, कुछ फेमस पेंटर जो हैं रेनेसेंस पीरियड के, वो निम्नलिखित हैं। लियोनार्डो डा विंसी, ये नाम है। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, ये काफी महान जो है कलाकार थे, स्कल्प्टर मूर्तिकार थे, म्यूजिशियन भी थे, और एक वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट भी। डा विंसी रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन बियॉन्ड बेसिक रीडिंग, writing and maths, but his father appreciated his artistic talent and apprenticed him at around the age of 15 to the noted sculptor and painter Andrea del Verrocchio of Florence। मतलब समझे पूरा? डाविंसी को कोई औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं मिली, किसके बजाय? बजाय इसके कि इनको थोड़ा सा जो है कि बुनियादी तौर पे पढ़ना और लिखना आया, और मैथमेटिक, कुछ मैथ्स गणित इन्होंने सीखा।
इनके फादर ने इनको सराहा, इनके अंदर जो कला थी उसको, कला के हुनर को, और इनको अप्रेंटाइज कर दिया यानी ट्रेनिंग में भेज दिया 15 साल की उम्र में एक अच्छे खासे महान मूर्तिकार और पेंटर एंड्रिया डेल वेरोके के पास, जो कि फ्लोरेंस का था। फॉर अबाउट अ डिकेड यानी 10 साल के लिए डा विंसी ने रिफाइन किया अपनी पेंटिंग को, बेहतरीन बनाया, एंड स्कल्पटिंग टेक्निक को यानी मूर्ति कला के तकनीक को, और ट्रेंड हुए, ये कुशल हुए इन मैकेनिकल आर्ट्स। डाविंसी इंटरेस्ट रेंज्ड फार बियॉन्ड फाइन आर्ट, तो डाविंसी का जो रुचि थी ये फाइन आर्ट से भी काफी परे थी। ही स्टडीड नेचर, प्राकृतिक को पढ़ा, मैकेनिक्स को पढ़ा, एनाटॉमी को पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, वास्तुकला पढ़ा, और वेपनरी वगैरह भी पढ़ा, हथियार वगैरह। ही सॉ साइंस एंड आर्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री रेदर देन डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल डिसिप्लिन्स। ये जो है ना, साइंस और आर्ट को क्या माना इन्होंने, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे के साथ है। एंड थॉट दैट ideas formulated in one name could and should inform the other। और इन्होंने ये जो है कि एंड थॉट, इन्होंने सोचा कि जो विचार है फॉर्मुलेट हो रहे एक क्षेत्र में है ना, एंड शुड वो इन्फॉर्म होने चाहिए दूसरे क्षेत्र में भी। ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इमर्सिंग हिमसेल्फ इन नेचर, तो इन्होंने ये जो है कि बहुत सारा जो है कि वक्त बिताते थे, अपने आप को इमर्स करते थे कहाँ पे, प्रकृति में। टेस्टिंग साइंटिफिक लॉज, जो वैज्ञानिक का नियम है उसको ये टेस्ट करते थे। डिसेक्टिंग बॉडीज, ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडीज डिसेक्ट करते थे। एंड थिंकिंग, डिसेक्टिंग का मतलब होता है भैया चीर फाड़ करना इंसान जानवर की बॉडीज वगैरह को। एंड थिंकिंग, सोचते थे। एंड राइटिंग अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन, जो कुछ भी इनको दिखता था, जो कुछ भी ये समझते थे, ऑब्जर्व करते थे, ये सारी चीजें ये लिखते थे। एट सम पॉइंट इन द अर्ली, कुछ समय में, कुछ समय की बात है, सम पॉइंट किसी वक्त में अर्ली 1490s में डाविंसी बिगेन फिलिंग नोटबुक, ये नोटबुक भरने लगे रिलेटेड टू 4 ब्रॉड थीम्स, 4 बड़े बड़े थीम्स के साथ था, जिसमें कि कला है, वास्तुकला है, मैकेनिक है, और ह्यूमन एनाटॉमी है। क्रिएटिंग थाउजेंड ऑफ पेज ऑफ नीटली ड्रॉन इलस्ट्रेशन, और इन्होंने जो है हजारों पन्ने जो है नीटली ड्रॉन थे, वो जो है कि चित्रण किए इन्होंने, है ना, नीटली ड्रॉन इलस्ट्रेशन मतलब चित्रण किया इन्होंने। हिज पेंटिंग ऑफ द वर्जिन ऑफ द रॉक, इनकी पेंटिंग जो है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट सपर, मोनालिसा, ये सब ग्रेट मास्टरपीस है। न्यू टेक्निक वेयर अडॉप्टेड इन हिज पेंटिंग टू गिव अ फाइन फीलिंग ऑफ रियलिटी, और नए तकनीक का इस्तेमाल इन्होंने किया था अपनी पेंटिंग के वजह के अंदर, ताकि एक वास्तविकता का एहसास हो, यानी कि चीजें जो है बिल्कुल रियलिटी में है। इसके बाद है मिशेलेंगो, क्या नाम है भाई, मिकेलैंगेलो, जो भी है पढ़ लेना। ये पेंटर थी और मूर्तिकार भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, और कवि भी थे। ही कंसंट्रेटेड ऑन पेंटिंग द ह्यूमन फिगर, और ये जो है कि ज्यादातर क्या करते थे, ह्यूमन फिगर बनाते थे। ही इज फेमस फॉर हिज पेंटिंग इन द सिस्टीन चैपल इन द वेटिकन, ये जो है काफी प्रसिद्ध हैं अपने पेंटिंग के लिए, जो इन्होंने सिस्टीन चैपल में किया वेटिकन में। हिज लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन, ये जो लास्ट जजमेंट है और फॉल ऑफ मैन है, ये जो है कि बहुत ही काफी सराहनीय काम है कला में पूरी दुनिया के अंदर, यानी ये जो 2 काम है इनका काफी सराहा गया है। राफेल की बात करें तो राफेल जो है ग्रेट आर्टिस्ट हैं, कहाँ के, फ्लोरेंटाइन स्कूल के। एंड इज मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटिंग, जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया गया पेंटिंग इनका, वो है सिस्टीन मैडोना। ही लिव्ड सेवरल इयर्स इन रोम इन द सर्विस ऑफ द पोप, अब ये जो है ना पोप के सर्विस में, सेवा में काफी साल इन्होंने रोम में बिताया। डेकोरेटिंग द वेटिकन एंड डिजाइनिंग द सेंट पीटर चर्च, और इन्होंने सजाया वेटिकन को और डिजाइन किया सेंट पीटर्स। स्कल्पचर की बात करें यानी मूर्ति कला की, तो यहाँ पे देखो स्कल्पचर यानी मूर्ति में जो रिवाइवल है, स्टडी ऑफ एंटिक्विटी लेफ्ट ग्रेट इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ sculpture. Some of the Renaissance artists copied the great masterpieces of the Greek and Romans, while the other produced outstanding pieces which could rival the Greek creation. Antiquity का मतलब होता है प्राचीन काल, तो रिवाइवल यानी कि फिर से जीवित करना, स्टडी ऑफ एंटिक्विटी यानी प्राचीन काल का, लेफ्ट ग्रेट इम्पैक्ट, इसने जो है कि काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ा किसमें, मूर्ति के फील्ड में।
कुछ जो सम ऑफ होगा, ये नहीं होगा, कुछ जो रिनेजेंस आर्टिस्ट थे, यानी कि ये पुनर्जन्म वाले जो कलाकार थे, परिवर्तन वाले, इन्होंने ना डायरेक्टली कॉपी कर लिया जो महान महान मास्टरपीस था ना ग्रीक का, रोमन का। जबकि कुछ ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जो है कि बिल्कुल उत्कृष्ट नमूना, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग चीजें बनाई, जो कि बिल्कुल टक्कर दे सकती थी ग्रीक क्रिएशन को। जो जो कॉपीड वाला है ना, ये तो कॉपी कर रहे थे कुछ तो ऐसा बना रहे थे जो टक्कर दे रही थी बिल्कुल ग्रीक और रोमन्स के क्रिएशन को। सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्कल्पचर ऑफ रेनेसांस पीरियड वेयर, तो कुछ इसमें कुछ ऐसे मूर्तिकार हैं, मूर्ति कलाकार हैं इस पीरियड के, उनको देखते हैं। द फर्स्ट ग्रेट स्कल्प्टर ऑफ रेनेसांस वाज डोनाटेलो। तो इसमें सबसे महान जो मूर्ति कलाकार हैं पहले, ये हैं डोनाटेलो, हु मेड द ब्रोंज स्टैचू ऑफ डेविड। इन्होंने ब्रोंज का स्टैचू बनाया डेविड का, और ये ट्रियम्फेंट था। ट्रियम्फेंट का मतलब होता है विजय प्राप्ति पे बनाना, है ना, विजय को शोभित करने के लिए। और ये जो मारे गए स्लेन गोलियत थे, ये सम्राट था, सम्राट गोलियत, ये जो इसको मारा था डेविड ने, उसी के लिए इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है। ट्रियम्फेंट का मतलब बताया, विजय या सफलता की प्राप्ति पर अत्यंत प्रसन्नता को दिखाने के लिए। फेमस स्कल्प्टर इन इटली वाज लोरेंजो गिबर्ती। अब यहाँ पे एक जो है कि काफी फेमस मूर्ति कलाकार है इटली में, इनका नाम है लोरेंजो गिबर्ती। He worked for 20 years to make 2 pair of bronze doors. 2 जोड़ा ब्रॉन्ज डोर का बनाने के लिए इन्होंने 20 साल काम किया फॉर द बैप्टिस्टेरी एट फ्लोरेंस। ये जगह का नाम है जो कि फ्लोरेंस में है, वहां पे इसके लिए 2 दरवाजे बनाने के लिए इन्होंने 20 साल लगाए। माइकेलेंगो मेड ए स्टैचू इन रोम कॉल्ड पिएटा। अब माइकेलेंगो जो है, इन्होंने एक मूर्ति बनाई जो कि रोम में है, जिसका नाम है पिएटा, शोइंग मदर मैरी इन अ सीटेड पोस्चर, कि जो मदर मैरी है, मरियम, वो जो है कि बैठी हुई है, सीटेड पोस्चर में है, कैरिंग द बॉडी ऑफ जेसस अक्रॉस हर चेस्ट, और जो है कि अपनी गोद में, जैसा कि फोटो में देख सकते हो कि इस तरह से सामने लेके बैठी हुई है जीसस के जो है बॉडी को। द ह्यूज स्टैच्यूज ऑफ डेविड इन फ्लोरेसेंस एंड द स्टैच्यू ऑफ मोसेस वेयर आल्सो मेड बाय मैकलेंगो। और जो बड़े बड़े मूर्ति है ना डेविड के फ्लोरेंस में, और मोसेस के, वो भी जो है कि माइकेलेंगलो के द्वारा मे अरे यार मिशेलेंगलो के द्वारा बनाया गया है। इन इटली मेनी स्कल्प्टर, बहुत सारे ऐसे मूर्तिकार हैं, वर्कड फॉर द पोप्स और फॉर रिच मर्चेंट। बहुत सारे ये जो मूर्तिकार हैं, इन्होंने काम किया किसके लिए? पादरियों के लिए काम किया, या फिर अमीर व्यापारियों के लिए, टू डेकोरेट द चर्चेस, ताकि जो चर्च है उसको जो है कि अच्छे से सजाया जा सके, और प्लेसेस, या फिर वो जगह, विद देयर स्कल्पचर्स, ठीक है, या उनके महलों को मूर्तियों से सजाया जा सके। लेटर द स्कल्प्टर्स वेयर, बाद में जो मूर्तिकार हैं, वेयर इनवाइटेड टू इंग्लैंड, इनको जो है कि निमंत्रण मिला इंग्लैंड के लिए, फ्रांस के लिए, स्पेन के लिए, एंड दे स्प्रेड द रिनेजेंस आर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रिनेजेंस है, ये जो पुनर्जन्म है, इसको क्या किया, इसको इन्होंने फिर फैलाया पूरे पश्चिमी यूरोप में। नेक्स्ट है साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ रिनेजेंस ऑन लिटरेचर वाज द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट खास जो प्रभाव पड़ा रिनेजेंस का, वो साहित्य के ऊपर पड़ा, और उसमें ये था कि इस्तेमाल किया गया लोकल लैंग्वेज को। लोकल लैंग्वेज यानी आमतौर पे जो भाषा थी, जगह की क्षेत्रीय भाषा, उसको इंस्टीड ऑफ लैटिन, लैटिन को नहीं इस्तेमाल किया गया जैसा कि लैटिन इस्तेमाल होता था मिडिल एजेस में। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वाज अ चेंज ऑफ थीम्स इन लिटरेरी वर्क। जो थीम था ना, उसको जो है बदला गया साहित्यिक काम में। अर्लियर राइटर ड्वेल्ट ऑन स्पिरिचुअल थीम्स इंक्लूडिंग हेवन। पहले जो राइटर लेखककार थे, वो जो है किसके ऊपर ड्वेल्ट करते थे? ड्वेल्ट मतलब डेरा डालते थे, किसके ऊपर? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक थीम्स वगैरह के ऊपर, जिसमें जो है कि हेवन वगैरह था। हाउएवर ड्यूरिंग रेनेसेंस के टाइम में, तो ऑथर्स, जो ऑथर है, उन्होंने लिखा, रोट ऑन मैन, इंसानों के ऊपर और उसकी परेशानियों के ऊपर। सच emphasis on man gave birth to new movement called known as humanism। और ये जो एम्फेसिस था, यानी जोर था इंसानों के ऊपर, इसने जो है जन्म दिया एक नए आंदोलन को, जिसका नाम था ह्यूमनिज्म। साहित्य इटली के अंदर, लिटरेचर इन इटली, मैशिएवेली
वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल राइटर ऑफ इटली। ये जो है राजनीतिक, बहुत ही महान राजनीतिक लेखक था इटली का। ही एक्सप्रेस्ड हिज पॉलिटिकल आइडियाज इन हिज वर्क द प्रिंस। Dante's Divine Comedy is an epic poem on the state of the soul। अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना एक्सप्रेस किया, यानी कि दिखाया, दर्शाया, अपना राजनीतिक विचार दिखाया अपने काम में, द प्रिंस में। फिर उसके बाद दांतेज देव का, ये दांतेज नाम है और ये इसका एक किताब है, डिवाइन कॉमेडी इज एन एपिक पोयम। ये जो है एक काफी जो है कि एपिक काव्य वाला ये काव्य कविता है ऑन स्टेट ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा के ऊपर। इट रिवील्स द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ द डे। और ये दिखाता है, रिवील करता है, उजागर करता है रिलीजियस, धार्मिक और सामाजिक जिंदगी दिन के। पेट्रार्क, पेट्रार्क नाम है, अ ग्रेट स्कॉलर, ये भी एक विद्वान है और एक लेखक भी है, राइटर भी हैं। हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, इन्हीं को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा गया है, तो याद रखना पेट्रार्क। हिज सोनेट, सोनेट्स कहते हैं गाथा काव्य, और लिरिक्स, लिरिक्स तो समझ ही सकते हो, गीत के शब्द होते हैं। वेयर पॉपुलर थ्रू आउट द यूरोप, तो ये काफी फेमस रहा है यूरोप में। अदर इटालियन राइटर वेयर अरिस्टो, टैसो, बोकाशियो। तो ये दूसरे जो है लेखक है अरिस्टो, टैसो, बोकाशियो। बोकाशियो रोट इन प्रोज, इन्होंने प्रोज में लिखा। प्रोज गद्य होता है। हिज वर्क डिकामेरन इज अ कलेक्शन ऑफ 100 फेमस शॉर्ट स्टोरीज। इनका जो काम है, जिसका नाम है डिकामेरन, इसमें जो है कि कलेक्शन है 100 जो है कि फेमस कहानियों का कलेक्शन है। लिटरेचर इंग्लैंड में देखा जाए तो इंग्लैंड प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ राइटर। इंग्लैंड ने भी क्या किया, बहुत सारे लेखकों को पैदा किया, पोएट को पैदा किया, कवियों को, ड्रामेटिस्ट को ऑफ रिप्यूट, यानी कि काफी जाने माने। जॉफ्री चौसर हेराल्डेड द रिनेसेंस literature in England. He is regarded as father of English poetry. The Canterbury Tales, ये टेल्स मतलब कहानियां, is his outstanding work। अब यहाँ पे जो है जॉफ्री चौसरी हेराल्डेड का मतलब होता है ये निशानी थे, है ना, किसके, रिनेजेंस साहित्य के, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, ये निशानी थे। हेराल्डेड का मतलब होता है साइन ऑफ समथिंग, जो कि होने वाला है, तो मतलब ये निशानी थे। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री का इनको क्या कहा माना जाता है, फादर माना जाता है। द कैंटरबरी टेल्स, ये इनका जो है कि सबसे उत्कृष्ट काम था, आउटस्टैंडिंग वर्क था। थॉमस मोर wrote Utopia describing an imaginary island in America where the rich did not exploit the poor। थॉमस मोर, इन्होंने लिखा है यूटोपिया लिखा है, और यूटोपिया में क्या डिस्क्राइब किया है, एक इमेजिनरी, काल्पनिक आइलैंड, यानी टापू अमेरिका के अंदर, जहां पे जो अमीर है वो शोषण नहीं करता है गरीब का। देयर द सोसाइटी हैड नो ब्लाइंड फेट एंड इट डिड नॉट बिलीव इन यूजलेस वॉर। और वहां पे जो समाज है, यूटोपिया की बात हो रही है, वहां पे अंधविश्वास नहीं है लोगों के अंदर, और जो है कि ये भरोसा नहीं करते हैं किसके ऊपर, यूजलेस वॉर के ऊपर, यानी कि बिना जरूरत के जंग करना। अदर फेमस इंग्लिश राइटर इन दिस पीरियड वेयर फ्रांसिस बेकन, दूसरे जो प्रमुख अंग्रेजी के लेखक हैं वो इसमें फ्रांसिस बेकन है, विलियम शेक्सपियर है, बेन जॉनसन है और मार्लो है। फ्रांसिस बेकन वॉज अ फेमस ऐसे राइटर, ये निबंध लेखन में काफी फेमस है। शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मार्लो, ये जो है ड्रामेटिस्ट हैं, शेक्सपियर से तो सबको ही परिचित होगा। पैराडाइज लॉस्ट इज एन इमॉर्टल वर्क ऑफ मिल्टन। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये जो लिखा गया है, ये एक इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, काम है किसका, मिल्टन के द्वारा। एडमंड डिस्पेंसर ने पोयम लिखी है जिसका नाम है फेरी क्वीन। अब देखो, विलियम शेक्सपियर परिचित तो थे ही, नाम भी आ गया। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे, वही नाटक वगैरह लिखते थे और एक्टर भी थे। हु इज वाइडली रिगार्डेड as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist। तो दुनिया के जो है कि जाने माने जो है कि ये ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन जो है कि ये प्ले राइटर थे। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, इनको अक्सर इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा गया है, एंड बार्ड ऑफ एवन कहा गया है। ही रोट 38 प्लेज, 38 प्लेज लिखे हैं इन्होंने। 154 सोनेट यानी गाथा काव्य कह सकते हो इन्होंने लिखे हैं। 2 लॉन्ग नैरेटिव पोयम, 2 लंबे लंबे नैरेटिव पोयम लिखे हैं, एंड फ्यू अदर वर्सेस, और दूसरे कुछ छंद लिखे हैं इन्होंने, वर्सेस।
With the exception of Romeo and Juliet, Shakespeare's first plays were mostly historical dramas like Richard II, Henry VI and Henry V. एक्सेप्शन है रोमियो जूलियट, और इसके अलावा फर्स्ट 5 प्लेज जो एक्सेप्शन है, मतलब अगर इसको छोड़ दिया जाए रोमियो जूलियट को, तो पहला जो 5 प्ले है ना इनका, वो ज्यादातर क्या है, ऐतिहासिक ड्रामा है। जैसे कि रिकार्ड 2, हेनरी 6 और हेनरी 5, ये सब क्या है, ऐतिहासिक ड्रामा है। ही ऑल्सो रोट सेवरल कॉमेडीज, बहुत सारी कॉमेडीज इन्होंने लिखे हैं ड्यूरिंग हिज अर्ली पीरियड, अपने शुरुआती दिनों में। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट, ये सब नाम है कॉमेडीज के। इट वॉज ओनली आफ्टर 1600 के बाद दैट ही रोट ट्रेजेडीज, ये जो है ट्रेजेडी वगैरह जो है लिखने लगे, जैसे कि हेमलेट इन्होंने लिखा, हेमलेट के अलावा किंग लियर लिखा, किंग लियर के अलावा ओथिलो और मैकबेथ लिखा, है ना। तो ये जो है कि फिर ये दुखद घटना वगैरह लिखने लगे, ट्रेजेडीज का मतलब यही होता है, दुखद घटना, त्रासदी। शेक्सपियर रोट वर्क, सॉरी, शेक्सपियर वर्क ट्रांसेंड्स कल्चर एंड हिस्ट्री। ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, मतलब चढ़ता है, ऊंचा है ना। इनका जो काम है वो ट्रांसलेट करता है, संस्कृति को और इतिहास को ऊंचा करता है। ही अपील्स टू इमोशन एंड थॉट दैट आर अ पार्ट ऑफ इटर्नल ह्यूमन, जो इंसान है ना उसका जो ये इमोशन है, और इमोशन यानी कि उसकी जो भावना है, जो उसकी सोच है, ये इसका जो है कि इंसान के जो है कि शाश्वत अंग है, प्रकृति का प्राकृतिक शाश्वत अंग है, एंड देयर फोर हैव अ यूनिवर्स अपील, और एक यूनिवर्सल अपील भी है, इसीलिए इनका जो भी कुछ है। अपील का मतलब क्या होता है, अपील का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है, कि यूनिवर्सली ये जो है अपील करते हैं। साइंस की बात करें तो रिनेजेंस मार्क द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस। तो रिनेजेंस जो है मार्क करता है, यानी कि निशानी है किसका, मॉडर्न साइंस का, आधुनिक विज्ञान के जन्म का। अर्लियर इट वाज हेल्ड that all views even on science are to be supported by authority of scriptures। पहले ये था ना कि जितना कुछ भी साइंस वगैरह है वो सारा का सारा जो है कैसे जो है कि ये सपोर्ट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा ऑथोरिटी यानी आधिकारिक होना चाहिए, किस तरफ से, धर्म ग्रंथ की तरफ से। यानी धर्म ग्रंथ में अगर बात है तो ठीक है, साइंस है उसको सपोर्ट किया जाएगा धर्म ग्रंथ से। हाउएवर द साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड, इस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, बिलीव करते थे, मानते थे दैट ऑल व्यूज ऑन साइंस शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि जो साइंस है, विज्ञान, इसके ऊपर जो भी मत हमको देनी है वो स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से होनी चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है प्रयोग करना, भाई परीक्षण करना। द मेथड ऑफ इंक्वायरी यानी पूछताछ करना, सवाल करना, ऑब्जर्व करना, और एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग करना, और इवन यूज टुडे, आज भी जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए हम लोग ये सब कदम उठाते हैं, वरना किसी बात को मानते कहाँ हैं। नेक्स्ट है आपका निकोलस कॉपरनिकस। ये एक मैथमेटिशियन है, ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री थे, who formulated a model of the universe that placed the sun rather than the earth at the center of the universe। तो इन्होंने एक मॉडल फॉर्मुलेट किया था जो कि सूरज को बीच में रखता है, rather than the earth at the center। The publication of this model in his book De Revolutionibus Orbium Celestium, ये जो है पब्लिकेशन हुआ था इनके मॉडल के किताब में, जिसका नाम है दी रिवॉल्यूशनिबस ऑर्बियम सेलेस्टियम, ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर, सेलेस्टियल क्षेत्र जो है उसके रिवॉल्यूशन के ऊपर। जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1543, इनकी मृत्यु से पहले जो है कि इसको छापा गया। इज रिगार्डेड एज मेजर इवेंट, ये बहुत ही जो है कि बड़ी घटना थी इतिहास में, साइंस के इतिहास में। ट्रिगरिंग द कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन, जिसने ट्रिगर किया यानी शुरुआत की कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन की, क्रांति की। कॉपरनिकस बेस्ड हिज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑन द फॉलोइंग। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है सूर्य केंद्र में होगा, इसको, इस थ्योरी को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। देयर इज नो वन सेंटर ऑफ ऑल सेलेस्टियल सर्कल और स्फीयर, तो देयर इज नो वन, तो कोई सेंटर वगैरह केंद्र नहीं है सारे सेलेस्टियल सर्कल का या स्फीयर का। द सेंटर ऑफ अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो अर्थ का सेंटर है वो पूरी यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बट ओनली ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी का सेंटर है अर्थ में जो सेंटर है। एंड द लूनर स्फीयर, और लूनर स्फीयर का, लूनर मतलब चंद्र
चांद के क्षेत्र का। ऑल द स्फीयर revolve about the sun as their midpoint and therefore the sun is the center of the universe। तो जितना भी वो स्फीयर वगैरह है वो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, और उसका जो अपने मिड पॉइंट के क्योंकि उनका जो मिड पॉइंट है वो सन है, यानी केंद्र जो है सन है, और देयरफॉर सन जो है सेंटर है पूरे यूनिवर्स का। अर्थ हैज मोर देन वन मोशन। ये देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोटेशन रिवॉल्यूशन दो मोशन होता है अर्थ में। टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस अपनी धुरी पे भी घूम रहा है, और स्फेरिकल ऑर्बिट में गोलाकार में भी घूम रहा है सूरज के चारों तरफ। लेटर ऑन बाद में जर्मन साइंटिस्ट जॉन केपलर आए, इन्होंने प्रूव किया दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट, कि जो अर्थ है और दूसरे जो प्लेनेट है वो मूव करते हैं अराउंड द सन, नॉट इन अ सर्कल, सर्कल में नहीं है, बिल्कुल गोलाकार इलिप्टिकल ऑर्बिट में है ना। इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने इन्वेंट किया टेलीस्कोप, सर इसाक न्यूटन डिस्कवर्ड किए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेट डिस्कवरीज वेयर मेड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस। मेडिकल साइंसेस के क्षेत्र में ना बहुत सारी खोज हुई, इजाद हुआ। वेसेलियस रोट अ ट्रीटीज, इसने जो है कि निबंध लिखा एनाटॉमी के ऊपर। विलियम हार्वे एक इंग्लिश फिजिशियन है, डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो इन्होंने ये खोज की कि जो ब्लड है वो दिल से जो है पूरे शरीर के हिस्सों में जाता है, फिर पूरे शरीर के हिस्से से दिल में वापस आता है। पैरासेल्सस प्रूव्ड अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। ये नाम है पैरासेल्सस, और इसने जो है साबित किया कि एक बहुत ही जो है कि एक नजदीकी कांटेक्ट है मेडिसिन में और केमिस्ट्री, दोनों आपस में संबंधित हैं। कॉर्डस प्रिपेयर्ड ईथर, कॉर्डस ने ईथर बनाया फ्रॉम अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हेलमोंट ने डिस्कवर किया कार्बन डाइऑक्साइड। अरब्स ने अलजेब्रा दिया और न्यूमरल्स दिया वेस्ट को यानी पश्चिम को। मॉडर्न ज्योमेट्री वाज मेड सिस्टमैटिक बाय डिजार्गोस, ये नाम है डिजार्गोस ने आज की जो मॉडर्न ज्योमेट्री है उसको सिस्टमैटिक बनाया। स्टेविन ने वकालत की, हिमायत की डेसिमल सिस्टम की ऑफ कॉइन वेट एंड मीजर, ये नाम है साइंटिस्ट के। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिनेसेंस, अब क्या प्रभाव पड़ा, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ रिनेसेंस का। लेड टू द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप, अब जो आंदोलन था यूरोप के अंदर ने वो रिफॉर्म हुआ यानी परिवर्तन हुआ उसमें। रिनेसेंस paved the way for reformation in England and Europe. People started viewing everything by questioning observation and experimentation. अब इसकी वजह से ये इफेक्ट पड़ा कि लोगों के अंदर जो है बदलाव आया, और लोग जो है चीजों पर सवाल उठाने लगे, उसको ऑब्जर्व करने लगे और उसका प्रयोग करने लगे। They became critical on ritual practiced by the church and insisted on the reform of the church. अब ये क्रिटिकल हो गए। क्रिटिकल का मतलब होता है कि क्रिटिक्स का मतलब समझ ही सकते हो, आलोचक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आलोचनात्मक हो गए, या फिर कह सकते हो कि ये गंभीर हो गए, ये जो रिचुअल्स वगैरह कर नहीं, यहाँ पे गंभीर नहीं होगा, आलोचनात्मक ही होगा। तो ये आलोचनात्मक हो गए, आलोचना करने लगे जो भी ये पूजा पाठ कर रहे हैं चर्च वाले उसके ऊपर, और ये दबाव देने लगे कि चर्च को बदला जाना चाहिए, तौर तरीके को बदला जाना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ चर्च इनटू टू सेक्ट, और इसकी वजह जो चर्च है वो दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, भाग में विभाजित हो गया, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का विकास हुआ। मिडिल एजेस में द ओनली स्टडी अंडरटेकन वाज दैट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड थियोलॉजी, सिर्फ धर्मशास्त्र चलता था मिडिल एज में और आध्यात्मिक ज्ञान चलता था। दे वेयर मोर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर लाइफ, वो भविष्य की दुनिया में ज्यादा रुचि रखते थे। Renaissance widened the outlook of people and created an interest in man, his interest, his nature and his life in this world। दो बार इंटरेस्ट, ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे किससे, भविष्य की दुनिया में। तो रिनेसेंस ने क्या किया, इनका नजरिया बदल दिया लोगों को, और इनकी रुचि बढ़ा दी कि ये जो है कि प्राकृतिक में और इंसानों में और खुद अपनी दुनिया में जो है कि ज्यादा रुचि दें, ज्यादा रुचि हो इनकी। इट डेवलप्ड ह्यूमनिज्म एंड इनकरेज द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज, और इसने जो है विकसित किया ह्यूमनिज्म को, और इसने प्रोत्साहित किया कि पढ़ा जाए इंसानियत को। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, विकसित हुआ एक नजरिया, वैज्ञानिक नजरिया। रिनेसेंस कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड एंड इनकरेज द पीपल टू एक्सेप्ट द थिंग्स ओनली इफ दे अपील टू रीजन। रिनेसेंस ने योगदान दिया और विकसित किया लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक रवैया, और इससे प्रोत्साहित किया लोगों को कि किसी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करो, किसी तथ्य वगैरह को, जब तक कि वो कोई रीजन ना दे।
बिना रीजन के नहीं एक्सेप्ट करना। दिस साइंटिफिक आउटलुक गेव अ सेटबैक टू ब्लाइंड फेथ and encouraged new discoveries and invention which greatly contributed to the progress of human civilization। अब देखो ये साइंटिफिक नजरिया जो था इसने जो है कि नाकामयाबी दी किसको, अंधविश्वास नाकामयाब हुआ और प्रोत्साहित हुए लोग, नए नए खोज हुई और नया नया चीज इजाद किया इन लोगों ने और बिल्कुल योगदान दिया प्रोग्रेस में, ह्यूमन सिविलाइजेशन की यानी इंसानी सभ्यता के। राइज ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब देखो राजशाही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है। रेनेसेंस प्रोवाइडेड ग्रेट इम्पेटस टू इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन यूरोप। तो रिनाजेंस ने क्या किया, प्रोवाइड किया, ग्रेट इम्पेरेटस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रेरणा दी ताकि इवॉल्व हो यानी शुरुआत हो एक जो है मजबूत मोनार्कियल राजशाही तंत्र का, सरकार का यूरोप में। डिक्लाइन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ चर्च, जब ऑथोरिटी चर्च की डिक्लाइन हुई, खत्म हो गई जो अधिकार था चर्च का, और जो फ्यूडल सिस्टम स्ट्रेंथेंड हुआ, तो एंड द फ्यूडल सिस्टम स्ट्रेंथेंड द डिजायर ऑफ पीपल टू हैव पीस। और ये जो फ्यूडल सिस्टम है ना, इसने मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया, लोगों के अंदर एक चाह आई कि भाई हमको शांति चाहिए, सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, राजनीतिक तौर पे स्थिरता चाहिए। Thus they readily provided support to the king and enhanced the power of monarch। और इसलिए इन लोगों ने लगातार जो है राजा को सहारा दिया, सपोर्ट दिया और ये उसकी ताकत को और मजबूत किया मोनार्क की। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट की बात करें तो रेनेसेंस लेड टू द न्यू फॉर्म ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एटसेट्रा। इट दस रेंडर्ड वैल्यूएबल सर्विस टू ग्रोथ ऑफ फाइन आर्ट। तो जो ये रेनेसेंस है इसने जो है कि नया जो है कि नए तरीके की पेंटिंग वगैरह आई, कला आया, मूर्ति कला आई, वास्तु कला आई, म्यूजिक वगैरह आया और इसने क्या किया, प्रदान किया बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएबल सर्विस यानी सेवा। और सेवा किसमें, ग्रोथ ऑफ फाइन आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स के विकसित होने में। राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन द मिडिल एजेस, मिडिल एजेस की बात करें तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो कंट्रोल करते थे एवरीथिंग, सब कुछ वो नियंत्रित करते थे। दे हेल्ड अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ देयर कंट्री, ये एक बड़ा हिस्सा अपने जो है कि क्षेत्र का रखते थे अपने हाथों में। एंड कंसिक्वेंटली दे हैड लीजर टू एंजॉय द कंफर्ट एंड लग्जरीज, यानी कि उनको फुर्सत थी कि वो अपना जो है कि आराम तलबी और जो है कि ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे जिंदगी। बट द न्यू मूवमेंट, लेकिन जो नया आंदोलन आया, गिव देम सेटबैक, वो नाकामयाब हुए इन देयर प्लेस, अपनी जगह पे। द ट्रेडर, सोल्जर, लॉयर एटसेट्रा, ये सब जो बिलोंग करते थे मिडिल क्लास के, बिगेन टू मेक रैपिड प्रोग्रेस, अब ये तेजी से तरक्की करने लगे। राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स, अब देखो रिनेसेंस ने क्या किया, लेड टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता वाली भावना लोगों के अंदर आई। एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशनल लिटरेचर, और जो है प्रोग्रेस करना, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय साहित्य को विकसित करना, इसका जो प्रोग्रेस है ये वाली भावना आई लोगों के अंदर। दिस इन टर्न, और इसकी वजह से हुआ क्या, लेड टू द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स, तो नेशन स्टेट्स जो है ग्रो किया इसकी वजह से। कंसिक्वेंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, अब देखो इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, जो खोज वगैरह की गई। साइंटिफिक इन्वेंशन इनेबल्ड पीपल टू एक्सप्लोर न्यू रूट एंड डिस्टेंट लैंड्स, अब देखो ये जहाँ पे वैज्ञानिक इजाद जो हुआ इसकी वजह से लोग जो है एक्सप्लोर करने लगे, खोज करने लगे नए नए रास्ते, और वो भी जो है बहुत दूर दूर तक। दीज जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, और ये जो जियोग्राफिकल खोज थी इसकी वजह से स्टेब्लिशमेंट हुआ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट, यूरोप और ईस्ट के बीच में जो व्यापार है, पश्चिम और पूरब के बीच में ये संबंध बना। दीज कॉमर्शियल रिलेशन, ये जो व्यापारिक रिश्ते थे, ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू यूरोप, इससे यूरोप बहुत फला फूला। दे ऑल्सो पाव्ड द वे फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, और इससे रास्ता भी बना, कौन सा रास्ता, कॉलोनाइजेशन किया ना फिर यूरोप वालों ने एशिया के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर। यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू एक्सपोर्ट द रिसोर्स ऑफ देयर कॉलोनीज इन अमेरिका, तो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, एक्सपोर्ट करने लगे, बाहर भेजने लगे जो रिसोर्सेज थे इनके कॉलोनीज के, है ना, अमेरिका में भेजने लगे, एशिया में, अफ्रीका में, ताकि इनका पावर और बढ़ने लगे। दैट्स ऑल फॉर दिस video, thanks for watching, do subscribe and share my channel।